नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नया सियासी नारा सामने आ चुका है और वो है इंडिया वर्सेस एनडीए। एनडीए यानी बीजेपी की अगुवाई वाली 38 पार्टियों का एक गठबंधन और इंडिया यानी कांग्रेस समेत देश की कई और महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को 2024 के लिए चुनौती पेश कर रहा है। यानी दोनों तरफ की अपनी अपनी सेनाओं के साथ दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ गई हैं। मैं संजय जी से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन चुनावी नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है देश का यानी उत्तर प्रदेश, उसकी एक अहम पार्टी वो अभी किनारे खड़ी हुई है। वो अभी किनारे क्या खड़ी हुई है, उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो तो किनारे खड़े रहेगी और वो पार्टी है मायावती की बीएसपी। दरअसल पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर कयास थे, इस बात का इंतजार था कि आखिर गठबंधनों की इस लड़ाई में मायावती किस गठबंधन में शामिल होती हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से मायावती को साथ लाने की कोशिशें जो हैं वो अभी आगे भी होती रहेंगी। लेकिन मायावती ने विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया रखा गया है उसके गठन के 24 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी और तो और वो 2023 में होने वाले 4 राज्यों के अहम विधानसभा चुनावों को भी अकेले लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब मायावती के अकेले पहले तो हम आपको सुनाते हैं कि मायावती ने जब ये सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा था तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने क्या कहा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। तो सुना आपने, मायावती ने साफ कहा कि अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी के लिए बेहतर नतीजे हम लाना चाहेंगे। तो मायावती के अकेले लड़ने के 2 मायने हैं। दरअसल मायावती अकेले लड़ेंगी इस तस्वीर को आप 2 तरफ से देख सकते हैं। पहली ये कि मायावती अगर ना इंडिया का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है, वो अकेले लड़ती हैं तो वो इंडिया यानी विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगी और इसी हिस्से पर ज्यादातर डिस्कशंस भी हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि मायावती पिछले 15 सालों से जिस तरह से उनका प्रदर्शन चल रहा है, वो अगर किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं लड़ती हैं, अकेले लड़ती हैं, तो वो खुद उनका क्या हाल होगा, वो खुद कितना फायदे या नुकसान में रहेंगी। राजनीति के इसी पेंच को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुमार अभिषेक लखनऊ से। कुमार अभिषेक यूपी तक के एडिटर हैं, लखनऊ में हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं और तमाम खबरें कुमार के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं, कुमार और कुमार की टीम के जरिए। साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय कुमार जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद कासिम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहला सवाल सैयद कासिम साहब आपसे ही लेना चाहता हूं कि बहुत दिनों के कयास, इंतजार, अटकलों के बाद मायावती ने आखिरकार ये ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। वो विधानसभा चुनावों की बात अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के नजरिए से बात कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। उन्होंने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों को जातिवादी करार दिया है, उन पर हमला बोल दिया है। तो क्या अब ये तय मान लिया जाए, जो ये हम बार बार कह रहे थे कि मायावती दिसंबर जनवरी में जाकर अपने पत्ते खोलेंगी, तो ये मान लिया जाए कि मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, वो अकेले लड़ेंगी और उनके अकेले लड़ने का मतलब क्या है? नीरज जी, मायावती का बयान आज मैंने पूरा सुना, उनकी पूरी जो एएनआई की और उसको बाइट दी वो पूरा मैंने देखा। मायावती अकेले लड़ेंगी ये बात तो हमेशा कहती रही हैं, लेकिन इस बात पे विश्वास कौन करेगा? देखिए नीरज जी, चुनाव जो है उसमें 2024 में अभी समय है और ये जो इंडिया है इसकी भी जो बैठकें हो रही हैं अभी फॉर्मल सी हैं।
पहली पटना में हुई जिसमें एक दूसरे से मिले, चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद फिर वहां से चले गए। दूसरी बेंगलुरु में हुई तो उसमें नाम तय हुआ कि इसका नाम ये रहेगा। अभी मुंबई में होगी तो उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उसके बाद वो तय होगा। मुझे नहीं लगता है कि मायावती अकेले लड़ेंगी। मायावती अपना मोलभाव मजबूत कर रही है। मायावती को पता है कि अब हमारे बगैर ये इंडिया जो है, इसमें अगर हम नहीं शामिल होंगे तो इसमें कम से कम इंडिया के 12 राज्य कम से कम ऐसे हैं जहां 2% से लेके और 13% के करीब बहुजन समाज पार्टी का वोट है। और वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की ताकत को अगर मजबूत कर सकता है तो अलग लड़ने के बाद विपक्ष को कमजोर भी कर सकता है और मोदी का की राह आसान कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि मायावती जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह लड़ेंगी, क्योंकि उनके पूरे अगर आप पूरा उनकी बाइट सुनेंगे तो उसमें आप एक जुमला पाएंगे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार। और उसमें एक लफ्ज और उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि और इस तरह से बहुजन समाज की सरकार बनने के भी हालात बन सकते हैं। ये जो है ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि मायावती के दिल में इस बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ उनके दिल में कुछ सुगबुगाहट सी हो रही है, वरना मायावती इस तरह का बयान न देती। देखिए मायावती के साथ इस वक्त दिक्कत यह है कि एनडीए उनको अपने साथ लेना नहीं चाहता। वजह यह है कि एनडीए में वो जाएंगी भी नहीं। पहली बात तो अगर जाना चाहें तो उनको एनडीए वो दे नहीं सकता है जिसकी जो वो चाहती हैं, क्योंकि मोदी को ऐसे ही वो सारे वोट मिल रहे हैं जिसकी उनको जरूरत है और जिसपे मायावती अपना दावा ठोक सकती हैं। यूपीए जो आपके नया इंडिया है, नए इंडिया में कांग्रेस जरूर चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव भी दूरी बनाना चाहते हैं। और बिहार में जो लालू और नीतीश है वो अखिलेश को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मायावती का रोल जो है उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं होता है। इसलिए जयंत चौधरी और कांग्रेस दो लोग ये आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम मायावती को अपने अलायंस में ले आए। मायावती भी जल्दी में नहीं है। मैं शुरुआत में सिर्फ इतना कहूंगा कि मायावती कहती कुछ भी रहे, लेकिन आप देखिएगा कि अभी ये जब आप अगस्त आएगा, अगस्त पहले तो जुलाई के बाद अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में इनकी वो समीक्षा का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये प्रभारी बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। प्रभारी बनाने की प्रक्रिया में इनको समझ में आ जाएगा कि हम अकेले लड़ने की पोजीशन में नहीं है। वैसे भी इनकी जानकारी में ये बातें हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स इनको बता नहीं पाते। दूसरी चीज ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से मायावती अभी खुलेआम कोई मोर्चा नहीं लेना चाहती, तो और वो चाहती हैं कि किसी तरह से वक्त कटे और विपक्ष के गठबंधन को भी, इंडिया को भी टटोलना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं कि वो कितने पानी में। ये है इसका बोलो आप। मुझे नहीं लगता है मायावती कहती कुछ भी रहे, लेकिन मायावती गठबंधन में जाती हुई दिखाई देंगे। अगर इस गठबंधन में आपको इंडिया के नहीं मिली तो एक बहुत ही मारक और घातक गठबंधन बनेगा विपक्ष के लिए, जिस गठबंधन में मायावती और ओवैसी आपको नजर आ सकते हैं। नीरज, बिल्कुल इस पर आगे बात करेंगे, काफी मैंने कही है। लेकिन कुमार, अगर हम आज की स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पर लें, मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि हाँ हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे इस तस्वीर का दूसरा पहलू जानना चाहूंगा। पहले मैं दर्शकों को बता दूं अपने सवाल की एक बुनियाद के तौर पर कि 2007 जो था वो पिछले कुछ सालों में, पिछले दो दशकों में मायावती का उरूज था। 2007 में मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, 206 सीटें जीती थी। उसके बाद अगला चुनाव 2012, मायावती की सीटों की संख्या घटकर हो गई 80, 2006 से 80। 2012 के बाद 2017 आया, सीटों की संख्या 80 से घटकर हो गई 19, और 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो सिर्फ एक विधायक मायावती की पार्टी से विधानसभा में है। आप अंदाजा लगाइए, पिछले 16 सालों में 206 सीट से एक विधायक पर आ चुकी हैं और वोट परसेंटेज भी कमोबेश लगातार घटा है। तो कुमार अभिषेक, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब अपनी सियासी ताकत की इस ढलान पर मायावती हैं जहां से वो संभल ही नहीं पा रही हैं, तो वो भले ही विपक्ष का नुकसान कर लें अकेले लड़के, वो खुद अपना कितना नुकसान करेंगी या फिर कोई फायदा करेंगी जैसा कि वो दावा कर रही हैं? नीरज, देखिए मैं कासिम साहब की बात से बहुत हद तक सहमत भी हूं, और मेरा भी यही मानना है कि मायावती ने आज जो बातें कही हैं इसे फाइनल नहीं माना जा सकता। और मेरा मानना है कि अभी 7-8-9 महीने दूर है चुनाव, और मायावती 4 जो विधानसभा के चुनाव है राज्यों के, उसके बाद गठबंधन को लेकर कोई ना कोई फैसला लेंगी। उन्होंने गठबंधन की ओर इशारा तो कर ही दिया है कि 2 राज्यों में हम ऑलरेडी गठबंधन में जिसके साथ है उसके साथ हम चुनाव में लड़ेंगे।
निश्चित तौर पर अभी वो जहां लड़ रही हैं वहां वो अपनी ताकत आजमाए रखना चाहती हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात उन्होंने कही कि सीधे सीधे अभी केंद्र से पंगा लेने का कोई मतलब उनके लिए नहीं है कि आज से ही वो उस गठबंधन में खड़ी हो जाए। ये तब होता है अगर उस गठबंधन में उनको कोई बहुत बड़ा पद या प्रधानमंत्री का पद, इस तरीके की चीजें उनके बारे में कही जाती। लेकिन मैं देखता हूं कि दूसरा दूसरा जो साइड है, यानी कि जो इंडिया बना है, उस गठबंधन ने भी अपने दरवाजे खोल रखे हैं। देर सवेर ही सही, लेकिन उन्होंने एक इशारा दे रखा है कि मायावती इसमें चाहे तो आ जाए। अभी तक आप देखें तो चंद्रशेखर आजाद रावण को कोई न्योता नहीं, दो दो मीटिंग हो चुकी, और छोटे छोटे दल जिनका कोई वजूद शायद न हो या इतना कम वजूद हो कि चंद्रशेखर के भी लायक नहीं हो, ऐसे दल भी उसमें हैं। तो मैं पहला ये मानता हूं कि अभी मायावती के पास वक्त है और वो गठबंधन में आएंगी। हो भी सकता है नहीं भी आए, लेकिन 2000 अगर हम 19 का उदाहरण देख लें तो उस वक्त भी जो गठबंधन हुआ था बिल्कुल आखिरी समय में हुआ था, एकदम जब चुनाव अपने चढ़ने को था, और बिल्कुल। उस वक्त भी गठबंधन हुआ था। तो मायावती अपने पत्ते बिल्कुल आखिर में खोलेंगी, और जिस तरीके का इशारा किया है कासिम जी ने कि हो सकता है अपने नए गठबंधन की भी बात कर ले, तो नया गठबंधन में ओवैसी है, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अभी भी बाहर हैं। तो एक तीसरा गठबंधन या तीसरे मोर्चे का जो कंसेप्ट देश में है वो हमेशा रहता है। इंडिया बन जाने का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई तीसरा मोर्चा बचेगा ही नहीं, ये सीधे आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी। बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता, बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अभी भी इन दोनों से बाहर बैठे हैं। और मायावती कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब चुनाव का वक्त आएगा उस वक्त कोई बड़ा फैसला लेंगी। इंडिया ने भी अपने तरफ, इंडिया जो गठबंधन है उसने भी अपने तरफ से संकेत दे रखे हैं, और उन संकेतों का ही असर है कि आप किस तरीके के की लाइनें चंद्रशेखर ने लिखी, ये भी बातें सही है। तो मुझे लग रहा है नीरज की आज जो उन्होंने बातें कही हैं उसे अंतिम नहीं माना जाए। सियासत में मुझे लगता है जो लिखी जाती है, जो बोली जाती है, शायद वो नहीं होता है। और मैं आज की इनके इनके बयान को उसी मायने से देख रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है शायद वो नहीं होगा, वो गठबंधन में जाएंगी। जी। संजय जी, आपसे अभी मेरा इसी कड़ी में वैकल्पिक गठबंधन है और दूसरे राज्यों की स्थिति है, उस पर आएंगे। तो संजय जी, अगर 2007 में जब 206 सीटें मायावती की पार्टी ने जीती थी, उस वक्त मेरे ख्याल से उनका वोट परसेंटेज था तकरीबन 31%, 30.43। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में वो परसेंटेज आ चुका है 12.8, तकरीबन 13%। बहुत ही बड़ी गिरावट है, आधे से ज्यादा, लगभग 60% की गिरावट है वोट परसेंटेज में। तो आप कैसे देखते हैं, मायावती अगर अकेले लड़ने का ऐलान कर रही हैं तो जो आज उनकी स्थिति है सीटों की, वोट परसेंटेज की, वो विपक्षी गठबंधन को तो जो नुकसान पहुंचाएं, खुद का कितना भला करेंगी, खुद का कितना घाटा करेंगी? देखिए नीरज जी, ये जो सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारतीय राजनीति दोनों के हिसाब से आज के डेट में अब शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि कभी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल हुआ करती थी, शायद आज भी, अभी भी शायद ये टैग बना है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता लगातार धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, स्वयं मायावती जी हैं। उसके पीछे रीजन है, ये इतनी हाईली अनप्रेडिक्टेबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आई है कि इनके खुद के जो कोर वोटर हैं अब वो इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि 2022 का विधानसभा जो चुनाव हुआ, जिसमें 12.88% इनको वोट मिला, और एकदम से लगभग 9.10% की गिरावट आती है। 2017 में इनको 22.23% वोट मिला था, यानी 9.10% की गिरावट। 2007 में इनको 30.43% वोट मिला था, अच्छी खासी सीट्स भी थी, लेकिन 2017 के बाद से इनके सीट्स में जबरदस्त कमी होती है, 19 से आज 1 पे आ गई है। अब कल्पना कीजिए कि वह पार्टी जो कभी 206 सीटें प्राप्त करती थी उत्तर प्रदेश में और जिनके तमाम सांसद हुआ करते थे, आज सिर्फ एक विधानसभा पे सिमट कर रह गई है। सोचने का सवाल है, और इसके लिए स्वयं दोषी है। दूसरी चीज, यह बात बिल्कुल सही है कि मायावती कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोले रखना चाहती है, और आने वाले समय में मुझे लगता है
कि वो गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन इनके ऊपर अब ना एनडीए को बहुत विश्वास है, ना अब इंडिया को विश्वास रह गया है। लेकिन चूंकि दलित वोट जो है, खासतौर से जो जाटव वोटर हैं, जो लगभग 12 से 13% के आसपास उत्तर प्रदेश में है, और ऐसा माना जाता है काफी हद तक मायावती के साथ ये जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जाटव वोट में भी सेंधमारी हो चुकी है। अच्छा खासा चंक उसका जो है वो भाजपा की तरफ जा चुका है, थोड़े बहुत लोग। लेकिन इधर एक जो चीज मैं देख रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है और लगातार कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर, कि जाटव वोट जो है वो बहुत तेजी से, या दलित वोट जो है वो बहुत तेजी से थोड़ा कह सकते हैं आपकी कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शायद वह प्रक्रिया भी धीमी है, लेकिन बाकी जगहों पे दलित वोट बहुत तेजी से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो मायावती, मुझे लगता है उसकी एक स्वयं की भी मजबूरी होगी, लेकिन यह मजबूरी ईडी को लेकर है, सीबीआई को लेकर है, या कोई प्रेशर है, या जो भी उसके संपत्ति का मामला, जो भी रीजन हो, मुझे लगता है कि बिल्कुल अंतिम समय में नवंबर दिसंबर के आसपास ही अपने ये पत्ते खोलेगी। और जब यह लगेगा कि अब चुनाव पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, तब शायद ये अपनी बात को रखेगी और गठबंधन का हिस्सा ये बन सकती है। मुझे ऐसी संभावना लगती है। जी नीरज जी। जी, पहले चूंकि हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं, तमाम दर्शक कमेंट कर रहे हैं, मैं कुछ दर्शकों के कमेंट भी पढ़ूंगा। उससे पहले दर्शकों के लिए एक ये अपील भी करना चाहूँगा कि हमने एक पोल पूछा है यूट्यूब पर कि बिना गठबंधन 2024 में मायावती को क्या मिलेगा। दो ही ऑप्शन है, फायदा होगा, नुकसान होगा। इस पर हमारे दर्शक अपनी राय जरूर दें। तो जैसे कि परंपरा है कि नीरज जब इस डिबेट को ख़त्म करेंगे तो इसके नतीजे बताए जाएंगे। मैं कुछ दर्शकों को कमेंट पढ़ना चाहूँगा। सौरभ यदुवंशी हैं जो लिख रहे हैं कि मायावती जी का हाल तो नहीं मालूम, पर मायावती का राजनीतिक हैसियत वजूद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से खत्म होने जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलित समाज को आगे ले जाएंगे। शाहीन मोहम्मद लिख रहे हैं कि एक सीट भी नहीं मिलेगी। वीरूदास लिख रहे हैं, वीरूदास हमारे नियमित दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि अभी दबाव की राजनीति कर रही हैं बहन जी, जो बात हमारे एक्सपर्ट्स पैनल से भी निकलकर सामने आ रही है कि शायद मायावती अभी टाइम बाई कर रही हैं अपने लिए। तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। दर्शकों से हमारी अपील है कि अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो भी पूछें ताकि हम अपने गेस्ट से वो सवाल ले सकें। कासिम सर, जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ना मायावती पर एनडीए को भरोसा है, ना इंडिया को भरोसा है, ये तो एक महत्वपूर्ण बात है ना। कि ठीक है कि मायावती टाइम बाई कर रही हैं, वो ये देखना चाह रही होंगी कि राजस्थान में जैसे पिछली बार वो 6 विधायक जिता ले गई थी, इस बार अगर वो अकेले लड़ती हैं तो क्या एक तीसरे मोर्चे की तरह उभर पाएंगी कि नहीं उभर पाएंगी। ये सब चीज़ें तो वक्त बताएगा और राजनीतिक परिणाम से तय होगा कि क्या होगा। लेकिन एक जो माहौल बन रहा है पूरे देश में कि विपक्ष की सियासत का एक अलग माहौल बन रहा है, सत्ता पक्ष की सियासत का एक अलग माहौल बन रहा है। 39 दल उस समय दिल्ली में मौजूद थे जब बेंगलुरु में 26 दल मौजूद थे। एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, दूसरे की शुरू हुई, जो सारे देश का आई बॉल कैच कर रहा है। वैसी स्थिति में जब मायावती पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन पर ना एनडीए को भरोसा है ना इंडिया को, तो ये मायावती क्या ऐसा नहीं है कि कहीं देर कर रही हैं? मान लीजिए कि उनको फैसला जो भी लेना हो बाद में अगर बदल जाए तो ऐसा नहीं होगा कि उस समय जब वो फैसला ले रही होंगी तब तक जनता मन बना चुकी होगी कि वो सत्ता पक्ष के साथ है या विपक्ष के साथ है? क्योंकि ऐसा वोटो जब हम पिछले चुनाव को देखते हैं तो वोटिंग का पैटर्न ऐसे ही पा रहे हैं। तो क्या मायावती देर नहीं कर रही हैं? अगर मगर वाली जो सियासत जिस पर हम बात कर रहे हैं, अमीश भाई, सबसे पहले तो जो मायावती को लेके बात हुई डॉक्टर साहब ने की, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2002 में जो मायावती आई हैं तो वो मायावती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आई है। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है वो समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव से बहुत ज्यादा परेशान था और उसने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जो थे, आज की स्थिति में जो बसपा की थी वो कैंडिडेट भाजपा की स्थिति थी, उन्होंने समाजवादी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी को वोट किया गया, जिसको बाद में ये कहा गया कि ये ब्राह्मणों ने एक नई क्या केमिस्ट्री बना दी थी और क्या कहते हैं, हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश हो, ये हुआ था इस वजह से। वरना बहुजन समाज पार्टी 84 से के बाद से जब से बनी है, 89, 91, 93, 96 देखिएगा 67, 69 सीटें इस दौर में रही और वोट का प्रतिशत वही उनका 18%, 19%, 18%, 19%, 21%, 22% रहा, 21%।
तो मायावती ने ये जो उछाल मारा था ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण, जिसमें राजूपाल से लेकर तमाम सीटें मैं बता सकता हूँ जो जीती, जो जैसे अतीक का चुनाव, अशरफ का हारना, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो वर्ग है वो जानता था भाजपा नहीं जीत रही, बसपा को जीता, और उसका कारण ये था, वो बहुजन समाज पार्टी का उछाल नहीं था। और उसके बाद चुनाव में आपने देखा भाजपा मजबूत हुई, वोटर चला गया। पहली चीज 2022 में जो इनके साथ हुआ उसकी वजह यह थी कि सेंट्रलाइज होकर सीधा इलेक्शन था, बड़ा गठबंधन अखिलेश के साथ था। मायावती को मिलने वाला अदर ओबीसी और मुस्लिम वोट वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चला गया, इसलिए मायावती का वो 9% वोट कम हो गया, मायावती 22% से 13% पे आ गई। ये बात यहाँ पे क्लोज हो जाती। मैं इस चैनल पे कई बार, एक बार रमेश भाई कह चुका हूं कि बहुजन समाज पार्टी की चर्चा करते वक्त हमें आम तरह की राजनीति को नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। राजनीति क्या बदल रही है देश की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस बात से, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा, कुमार भाई ने कहा, हम लोग मायावती को अब अपने जाटों से मतलब है और उनका सारा वक्त अपने जाटों पे खर्च होता है। उनका जो काडर है, उनके जो लोग हैं, उनके जो बूथ कमेटियां हैं या उनके जो कैडर कैंप चल रहे हैं, बंद कमरे में जो चल रहे हैं, वो जाटों पे चल रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये 12-13% अगर हमारे साथ रहा तो हम इस पोजीशन में आराम से चाहे उसके वो हमको मानेगा, हमारे आगे पीछे चलेगा, और उसी चीज पे वो इस वक्त हैं। मुस्लिम के लिए तो वो अपना के बयान देके वो कर रही हैं, एक पिच बिछा रही हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है कि वो सीटें उनके टारगेट पे हैं कि अगर हम कुछ नहीं पाएंगे तो जिन सीटों पे पिछली बार मुसलमान जीता था, वो दलित मुस्लिम समीकरण से जीता था, वो अमरोहा हो, सहारनपुर हो या इस तरह की जो सीटें हो, यार ये लगता है कासिम जी का फ्रेम फंस गया है। हम फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कुमार सर, मैं आपके पास आता हूँ इसी सवाल के साथ कि जो हम चर्चा कर रहे थे कि मायावती का, जैसे नीरज जी ने एक डेटा बताया पूरा कि 2007 से लेकर 2022-23 में लगातार मायावती ढलान की तरफ ही दिख रही हैं और स्थिति अब शून्य की तरफ है उत्तर प्रदेश में, कम से कम सीटों की बात की जाए तो। मायावती अगर ये फैसला लेना चाहती हैं कि वो देखना चाहती हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन चुनाव के परिणाम क्या होंगे और तब मैं फैसला लूंगी, तो जो बात प्रोफेसर संजय कह रहे थे कि एक तो इंडिया जो नया बना है विपक्ष का अलायंस, उसको भी तो ये डाउट है ना कि मायावती पलट भी तो सकती हैं। तो और ये डाउट एनडीए को तो जरूरत ही नहीं है, एनडीए तो खुद ही मायावती के जो कटता वोट है वो डेटा बता रहा है, सीएसडीएस का हो, सीएसएसपी का हो, कि वो बड़ा हिस्सा एनडीए के पक्ष में जा रहा है। तो मायावती जितनी इनएक्टिव, मायावती जितनी कमजोर, एनडीए का उतना फायदा। तो एनडीए को तो उनकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत इंडिया को है। और इंडिया को भी एक समय तक ही तो मायावती का वेट हो सकता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मायावती जब ये फैसला लेने की कोशिश करेंगी कि वो किसी अलायंस का हिस्सा बने, तब देर हो चुकी होगी, या मायावती की रणनीति आपको सही लग रही है? ये रणनीति आपको सही लग रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मायावती जब फैसला लेने की स्थिति में होगी तब देर हो जाएगी। देखिए, मायावती बहुत पहले से दूसरे दलों की तरह फैसले लेकर के और वो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने निकलने वाली नहीं है। मायावती अपनी पॉलिटिक्स अपने लोगों के लिए करती, मेरा ये मानना है। और उनके लोग उनके साथ बेशक 11%, 12%, 13% हो, आज भी खड़े हैं। जिस बात की चर्चा कर रहे थे अभी कासिम जी, कि उस सॉलिड वोट बैंक को अपने साथ रखी है, वो साथ उनके रहेगा भी। उस वोट बैंक को भी ये मालूम है कि जब मायावती फैसला लेंगी तो वो उसके साथ जाएगा। एक बात जरूर है कि ये जो अभी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में कई ऐसे दल हैं जो मायावती को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मायावती को लाया जाए। लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी हैं, वो ऐसे नेताओं से या ऐसे पार्टियों से जिसकी क्रेडेंशियल्स एंटी बीजेपी के तौर पर है, बनी हुई है, उसको वो बहुत तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन जिनकी क्रेडेंशियल्स एंटी बीजेपी बहुत नहीं रही है, उसके लिए वो बहुत लालायित नहीं है। ये मैं अपने बातचीत के जरिए, जो लोग उस मीटिंग में थे, उन लोगों की बातचीत से मैं समझ करके मैं इस बात को कह रहा हूं। कहने का मतलब है कि आपने जो बातें कही कि इस मीटिंग में भी कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि मायावती का जो अपना स्टैंड रहा है बीजेपी को लेकर, ये बहुत भरोसे का नहीं रहा है। और अगर वो इस मीटिंग में इसमें आती हैं और कल को सीटें जीत कर जाती हैं, तो कल को किस तरफ जाएंगी
किसे सपोर्ट करेंगी, किन मुद्दों पर सपोर्ट करेंगी, इस पर कोई तय मान करके नहीं चला जा सकता। आप देखिए नीतीश कुमार भी इस मीटिंग से बड़े बेआबरू होकर के गए हैं, हालांकि उनकी तरफ से सफाइयां आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी वही है कि उनकी एंटी बीजेपी क्रेडेंशियल्स नहीं है। मायावती कम से कम उन्होंने अपने आप को ऐसे जगह पर खड़ा रखा हुआ है कि वो अपनी शर्तों पर किसी भी गठबंधन में जाएंगी। किसी भी गठबंधन का मतलब एनडीए नहीं है, वो एनडीए तो कतई नहीं जाएंगी। हाँ, इस गठबंधन में उनके लिए अगर जगह बनता है, उन्हें उस वक्त मुफीद लगता है, उनके मुताबिक अगर गठबंधन में डील होती है, सीटें तय होती हैं, उनको उनका स्थान मिलता है, उनके जो लोगों के मुताबिक अगर उनको जगह तय होती है और अगर वो चाहें तब वो जा सकती है। लेकिन वही एक बात है ना कि बीजेपी के खिलाफ तो है, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ उस दूरी तक नहीं जाना चाहती कि कल को अगर बीजेपी की सरकार दोबारा से बन जाती है तो उन्हें या उनके लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। वो उस वक्त पर फैसले लेंगी। मुझे लगता है कि चुनाव के पहले बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी। अगर उन्हें लगेगा कि एनडीए, इंडिया जो बना है गठबंधन, उसमें उनके लिए एक प्रोमिनेंट है, उन्हें लगे जोरदार टक्कर दे रहा है और उन्हें लगेगा कि ये भी सरकार में वापिस आ सकता है या गठबंधन की सरकार बन सकती है, और तब अगर गठबंधन उन्हें चाहेगा तो वो जा सकती है। लेकिन वो अगर ये माहौल बना रहा कि आएगा तो मोदी ही, अगर इस तरीके का माहौल बना रहा तो मुझे लगता है फिर वो फैसले लेने के पहले कई बार सोचेंगी। क्योंकि 2019 में आप देखें कि 2019 का गठबंधन हुआ तो ये मान लिया गया था कि अब यूपी में तो कम से कम बीजेपी हार जाएगी, और अगर बीजेपी यूपी हार जाएगी तो बहुमत में नहीं आएगी। लेकिन आप देखिए क्या हुआ, 62-63 सीटें जीत करके बीजेपी आ गई और मायावती ने तुरंत अपना गठबंधन खुद से खत्म किया। उनको किसी ने नहीं कहा कि आप सपा और बसपा का गठबंधन खत्म होना चाहिए। उनको ये मालूम था कि उनका गठबंधन खत्म होगा तो नुकसान उन्हीं का होगा, लेकिन उन्होंने नुकसान किया और ये नुकसान आने वाले चुनाव में भी दिखा। लेकिन वही एक बात है कि मायावती तब फैसले लेंगी जब उन्हें लग जाएगा कि हाँ, मोदी आ नहीं रहे, मोदी जा सकते हैं। उस गठबंधन में उनके लिए स्पेस बना हुआ है, उस गठबंधन में उन्हें एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है और उनके जाने से उनकी पार्टी का भला हो सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि वो टटोलेंगी। लेकिन आपने जो बात कही कि वो कब तक ये अलायंस वेट करेगा, तो आप जान लीजिए कि ये अलायंस अभी ऐसा नहीं है ये इंडिया गठबंधन की, इसमें कोई टूट फूट नहीं होना है। इसमें से लोग बाहर भी आ सकते हैं, इसमें से लोग जाने वाले जा भी सकते हैं। इसके भीतर ये एक जगह ये बैठ तो गए हैं, नाम भी आ गया है, कल को कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन जाएगी। लेकिन ये एन ब्लॉक जिस तरीके से एनडीए अपने नेता को लेकर के चल रहा है, ये गठबंधन क्या उस तरीके से उतनी मजबूती से सामने रहेगा, इसमें अभी भी शंका बनी हुई है, डाउट है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इस मीटिंग के बाद चर्चा अभी भी है, जयंत को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है। ठीक है, जयंत ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है, लेकिन कई दल हैं जिनको लेकर के चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। तो इस गठबंधन का क्या होने वाला है, ये अभी भविष्य के घर में। गठबंधन है लेकिन कितना मजबूत है, मायावती इसे जरूर असेस करेंगी। ये जरूर मैं एक बात कहूंगा कि उनके लिए इस गठबंधन में देर नहीं है। वो जब चाहेंगी तब इस गठबंधन में जा सकती है। हो सकता है कभी कुछ टर्म्स कुछ दूसरों के टर्म्स पर जाएं, हो सकता है कभी अपने टर्म्स पर जाएं, लेकिन उस गठबंधन ने भी अभी इनको उस तरीके से अप्रोच नहीं किया है, ना ही उस तरीके से ऑफर दिया है। क्योंकि जो बैक चैनल जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में सब चाहते हैं कि मायावती आए, लेकिन मायावती फिलहाल मतलब वो लीड लेने के मूड में नहीं है। वो बिल्कुल आखिर में, आप जनवरी आने के आसपास ही आपको मायावती का स्टैंड दिखाई देगा। जी कासिम सर, आपकी चूंकि जब हम आपसे सवाल ले रहे थे, कंप्लीट करना चाहेंगे? हम ये बस इतना सा कहना चाहता था अमीश भाई कि जैसे मायावती की राजनीति के बारे में जो बात हुई, इंटरेस्टिंग। देखिए मायावती क्या है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा लीजिए कि आजमगढ़ वो लड़ती हैं, तब उन पे इल्जाम लगता है कि इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। रामपुर वो नहीं लड़ती हैं, तब उन पे इल्जाम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी वजह से जीत गई। तो मायावती वो हैं। और मैंने उनके वोटों का आपको शेयर बताया कि किस तरह बढ़ा था, किस तरह घटा था। और अब बाकी बातें कुमार भाई ने कह दी ना कि मायावती की जो है वो ताकत उनकी वही है जो 10-11-12% यहाँ है। राजस्थान में जैसे इस बार भी 7 जीते थे, टूट के चले गए, फिर 7 जीत गए थे, फिर टूट के चले गए। तो वो 7 विधानसभा सीटें उनकी बंद ही खा रही।
वो जीत लेती हैं उनको। देखिए, गठबंधन और मायावती तो ऐसी चीजें हैं, और मायावती क्यों अभी जाए, जैसे कुमार भाई ने कहा, सीधे सीधे केंद्र सरकार से कोई मोर्चा क्यों लेगा। बात डॉक्टर साहब कर रहे थे ईडी इनकम टैक्स। मायावती के बारे में मैं शायद अकेला आदमी जो ये कहता हूं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई और गिरफ्तारी मायावती की ताकत है। और मोदी अमित शाह इस बात को खूब जानते हैं कि मायावती के घर पे एक छापा मारने का मतलब होता है मायावती का 2%, 1%, 1.5% वोट बढ़ा देना। मायावती अगर ईडी मायावती के लिए है तो ईडी मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए भी है, जहाँ के 42 लोग राजनीति के परिवार में, उनके किसी से ईडी ने छेड़छाड़ नहीं करती, किसी पे केंद्र सरकार छेड़छाड़ नहीं करती। उनके साथ भी यही वजह है, उनको मालूम है मोदी को कि 30%, 28% डाटा बताता है कि यादव उनको मिल जाता है, तो वो उस वोट को नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो ये केंद्र की तरफ से मायावती का अपना एक, जो कुमार भाई ने कहा बिल्कुल सही बात कही कि वो दिसंबर तक, 15 जनवरी उनका जन्मदिन के बाद आप मायावती को क्विक फैसले लेते हुए देखेंगे, और हो सकता है कि तब तक ये तस्वीर इंडिया की साफ हो जाए कि इंडिया में बिहार पूरा है कि नहीं, इंडिया में महाराष्ट्र पूरा है कि नहीं, इंडिया में क्या कहते हैं तेलंगाना है कि नहीं शामिल, इंडिया में बंगाल में पूरा हिस्सा मिल रहा है कि इंडिया को थोड़ा हिस्सा मिल रहा है। ये सारी चीजें बड़ी अहम है। ये ठीक है, एक साथ फोटो खिंचवा लेना, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाना, अरविंद केजरीवाल का पिछली बार गालियां देना, इस बार साथ में बैठ जाना, इन सब चीजों को देख के मायावती वो काम नहीं करना चाहती कि हम नंगे भी हो जाएं, हमारे ऊपर केंद्र की नजर भी टेढ़ी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार भी बन जाए, मोदी फिर प्रधानमंत्री भी बन जाए, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ ना आए, हमको हासिल क्या मिलेगा कि इनकी दुश्मनी, भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी। एक बात मायावती और साफ कह चुकी हूँ, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। मायावती ने कहा जब यूपीए 1-2 थी तो हमने उनका समर्थन किया, और उसके बाद एनडीए है तो नीतिगत मुद्दों पे हम उनका भी समर्थन करते हैं और उनकी भी निंदा करते हैं। तो जब हमने उनका समर्थन किया उसकी तो बात नहीं की जाती। मायावती ने एक बात और, मायावती ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है। खुद सरकार चला ली, उनकी सरकार जब नौका है उनका समर्थन अपना इस्तीफा देकर भाग गई। मायावती ने अटल बिहारी की सरकार एक ओर से गिरा दी। मायावती ने एक चीज को महसूस किया है, इस वक्त कल जैसे जो मीटिंग थी इंडिया की, उस इंडिया की मीटिंग में अगर एक जावेद अली खां जो क्या कहते हैं सांसद हैं आपके यहाँ के राज्यसभा से संभल के, अगर वो न गए होते तो शायद एक मुसलमान का नाम सुनने को ना मिलता उस इंडिया की बैठक में। और बैठक इसलिए हो रही थी मुस्लिम वोट न बंटने पाए, और एक भी मुस्लिम वहां मौजूद नहीं था। अगर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की आप बात कीजिए तो वो उनको कश्मीर की राजनीति में कश्मीर का मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान माना जाता, भारतीय मुसलमान नहीं। ये सारी चीजें मायावती देख रही हैं, और उसी हिसाब से अपने गणित, उसी हिसाब से अपने फार्मूले, उसी हिसाब से अपने लोग, अपने काडर, और इस चीज पे जनता की भी नजर है। अमीश भाई कि आप बताइए कि कोई पार्टी, लालू के साथ मुस्लिम लीडर नहीं, ममता के साथ मुस्लिम लीडर नहीं, शरद पवार के साथ मुस्लिम लीडर नहीं, कांग्रेस का कोई मुस्लिम लीडर नहीं, सलमान खुर्शीद से लेके जितने मुसलमान, कोई एक भी मंच पे होता। तो वो इतनी बड़ी बैठक इसलिए हो रही थी कि मुसलमान वोट ना बटे, और उसमें कोई मुसलमान को लेके जाने को तैयार नहीं था। अखिलेश यादव जावेद अली खां को लेके गए तो उनको लोग पहचानते नहीं थे, एक दूसरे से पूछे थे ये कौन है, तो मान दिया जावेद अली खां। ये सारी चीजें भी वक्त बहुत पड़ा हुआ है, और मायावती जैसा कि कुमार भाई ने कहा वो लीडर नहीं है कि वो इस तरह के 1 साल और 6 महीने और 8 महीने पहले से भूमिकाएं बनाए, उसके बाद वहां पहुंचे, उनके माल्यार्पण हो, उसके बाद माया भी साथ आई। मुझे लगता है कि ये राजनीति मायावती ने कभी नहीं की है। और पार्लियामेंट में जब अटल जी की सरकार गिरी तो याद कीजिए उन्होंने कहा था कि बसपा अंतिम समय में फैसला लेती है। पिछली बार अखिलेश से गठबंधन का फैसला आखिरी समय में लेकर वो चौंका चुकी हैं। इस तरह के फैसले वो करती रही हैं। मुझे लगता है कि मायावती के बारे में अगर ज्यादा सोचना जल्दबाजी होगी, मायावती का फैसला जो भी होगा गठबंधन के लिए होगा, गठबंधन में जरूर जाएंगे, बिना गठबंधन में वो नहीं लड़ेंगी। उनको भी अपनी भी चिंता, अपनी पार्टी की भी चिंता, अपने पार्टी के भविष्य की भी चिंता है। अमीश भाई जी, बड़ी वाजिब बातें आपने कही कासिम सर, इस पर हम संजय सर की। मेरा सवाल एक ये है कि एक मैं कहावत से, जो एक मेरे प्रोफेसर कहते थे कि BHU के मैं पढ़ता था, तो प्रोफेसर पाठक कहते थे कि मेरे दादाजी घी खाते हैं तो मेरे हाथ से सुगंध थोड़े नहीं आएगा। मायावती के बारे में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो हम उस मायावती के बारे में बात सोच के चर्चा कर रहे हैं कि जो 2007 में अकेले दम पर जिन्होंने सरकार बना ली थी, जिन्होंने सर्व समाज की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू की थी, हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश से टाइप के नारे उछले थे, और वो देश भर में चौथी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में हुआ करती थी। लेकिन हम 2023 में खड़े हैं और ये मायावती आज नहीं है। आज मायावती 1 सीट की पार्टी वाली मायावती हैं।
तो क्या जो हम ये बात सोच रहे हैं कि मायावती जब ये फैसला लेंगी तो सब उनका वेलकम करेगा, क्या आज मायावती उस धरातल पर खड़ी हैं कि मायावती जब मन करे तब फैसला लें और उनका वेलकम हो जाए? क्योंकि जैसे कासिम जी कह रहे थे कि मायावती लास्ट मोमेंट में फैसलों के लिए जानी जाती हैं, हमने उन लास्ट मोमेंट के फैसलों का हस्र देखा है। 2019 में महागठबंधन होता है उत्तर प्रदेश में, थ्योरेटिकली कहा जाता है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है इस महागठबंधन को, और बीजेपी उसको सिर्फ चैलेंज ही नहीं करती बल्कि 50% वोट शेयर कर लेती है। तो क्या आपको लगता है कि मायावती अगर उस अपने ऐतिहासिक गौरव में डूबी हुई हैं कि उन्होंने लोकतांत्रिक जीत हासिल की इस देश में और देश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनी, लेकिन क्या आज भी मायावती उस बार्गेनिंग कैपेसिटी को एंजॉय कर सकती हैं? क्या जो इंडिया बना है मायावती के लिए उसके द्वार हमेशा खुले रहेंगे, मायावती जब मन करे तब फैसला लें? अमीश जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की जो राजनीति है, अब वो चाहे मजबूरीवश हो चाहे और कोई भी रीजन हो, लेकिन विपक्ष तो यह जरूर चाहेगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टियां जुड़ सके। कोशिश यही है विपक्ष की 1 to 1 अगर फाइट हो सके तो ज्यादा बेहतर, लेकिन ऐसा सोचना और ऐसा हो जाना दोनों में बहुत फर्क होता है। और यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है। विपक्ष का प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश में बढ़िया रहता है तब तो केंद्र में सत्ता के नजदीक ये शायद पहुंच सकती है। इसलिए लोकसभा के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे बड़ी है और उसमें मायावती का जो परफॉर्मेंस है और मायावती का जो प्रदर्शन है वो अभी काफी हद तक निर्भर करेगा। लेकिन एक मैं दिलचस्प आंकड़ा दे दूं आपको कि 93, 96 और 2002 इन 3 चुनावों में मायावती जी के जो सीटें थी वो 93 में 67, 96 में भी 67 और 2002 में 98। लेकिन जो वोट प्रतिशत था वह 11.8% 93 में, 96 में 11.2% और 2002 में 23.2%। तो आप, लेकिन उसके पीछे के रीजन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की उस समय स्थिति मल्टी कॉर्नर हुआ करती थी, 4 चतुष्कोणीय संघर्ष होता था, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये 4। वैसी स्थिति में 11-12% वोट पाकर भी मायावती को सीटें मिल जाती थी, 67-68 मिल जाती थी, और 23% वोट पाकर 98 सीटें। लेकिन वही 22-23% जब 2017 में मिलता है तो सीटें 19 रह जाती है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की एक खूबसूरती कहें या कमी कहें या जो कुछ भी कहें कि परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से आपको सीटें नहीं मिलेंगी। इस बार 13.25% वोट पाने के बाद भी सीटें सिर्फ 1 हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं लगता है कि लोकसभा में 10 सांसद हैं लेकिन विधानसभा में 1 विधायक है? अपने आप में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही इसकी एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। मुझे लगता है कि इस चीज को मायावती को समझना चाहिए कि सिर्फ जाटव वोट के भरोसे आप बहुत लंबे दूरी तक नहीं जा सकते। जब तक आपके पास 20-22% का वोट था आपकी बार्गेनिंग क्षमता बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज की डेट में मायावती अब उस बार्गेनिंग कैपेसिटी में नहीं रह गई है। ठीक है, 12-13% के आसपास वोट जरूर है, परंतु यह 12-13% भी इनके साथ बना रहेगा इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? मतलब ऑनेस्टली डाउट इट। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत तेजी से भाजपा ने इसमें सेंधमारी की है और इसमें से जो तमाम बाकी गैर जाटव जो दलित वोटर थे वो तो हट ही चुके हैं आज की डेट में, लेकिन बहुत सारे जाटव वोटर भी इनसे धीरे धीरे किनारा कशी कर चुके हैं। मायावती इस चीज को ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही है, वो एक एक सीट एक एक जगह को बहुत बढ़िया से समझती है, लेकिन बावजूद इसके कि राजनीति में जो पहले मैंने जैसा आपको बताया कि 2002 के पहले जो इनका कैरेक्टर था, चुनाव पूर्व गठबंधन करती थी, बार्गेनिंग करती थी, भाजपा को 3 बार इन्होंने धोखा दिया, और जब भाजपा को लीडरशिप ट्रांसफर करने की बात होती थी तो यह समर्थन वापस ले लेती थी। आज उस कैपेसिटी में मायावती बिल्कुल नहीं रह गई है।
आप हमें ये बताइए अमीर जी, मायावती के बाद कोई दूसरे लीडर का नाम आप बता दीजिए बहुजन समाज पार्टी की। आप तो सतीश मिश्रा जी का भी नाम नहीं आता, मैं तो नहीं जानता हूं कोई दूसरा लीडर है इनके पार्टी में। तो आखिर किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगी? और वो बड़े सपने पालना अलग बात है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको लगातार राजनीतिक क्रियाकलाप में लगना पड़ता है। मायावती एक डरी हुई राजनेता आज की डेट में, जो वह मायावती जो कभी कहा जाता था कि अपने त्वरित फैसले के लिए बिल्कुल विख्यात थी, तुरंत फैसले लेती थी और उसको अमली जामा पहनाती थी। 2007 से 2012 का जो इनका कार्यकाल है, एक बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता का कार्यकाल माना जाता, लेकिन वही मायावती आज बिल्कुल भ्रम की स्थिति में है, कोई फैसले नहीं ले पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति ये है कि जब चुनाव का समय आएगा तो हम बार्गेन कर ले जाएंगे, मुझे लगता है आज वो बार्गेनिंग क्षमता भी इनके पास नहीं रह गई है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब ये कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाने की इस स्थिति में है। जी अमीर जी। जी बिल्कुल। अब हालांकि सवाल से पहले अपना एक अगर मैं अपना टेक बताऊं तो मैं इस बात से कासिम जी की सहमत हूं। दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर मायावती को अपनी जो भी उनकी सियासी ताकत है उसमें कांग्रेस से टक्कर लेनी है, वहां पर सीधी सीधी कांग्रेस से टक्कर लेनी है। तो ऐसे समय में वो एनडीए में शामिल होकर या एनडीए की तरफ कोई नरम रुख इंडिया की तरफ कोई नरम रुख दिखाकर वो 4 महीने 5 महीने बाद होने वाले चुनावों में अपने वोटर को कंफ्यूज शायद नहीं करना चाहती हैं। इन चुनावों में जो भी नतीजे आएंगे उसके बाद शायद मायावती लोकसभा के लिए अपनी कोई नई रणनीति लेकर सामने आएंगे। लेकिन कासिम साहब, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक मारक गठबंधन कोट अनकोट की बात की थी कि ओवैसी और मायावती का एक गठबंधन हो सकता है। क्या वाकई मारक गठबंधन ये होगा? क्या मुस्लिम वोट सिर्फ इसलिए कि ओवैसी मायावती के साथ आ गए हैं वो इस तरफ चला जाएगा? क्या मुस्लिम वोट को इतनी उन्हें ये नहीं लगेगा कि देश भर में तो भाई वो इंडिया नाम का एक गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले गठबंधन की को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे साथ है? तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई अगर ओवैसी और मायावती जैसा कोई गठबंधन बनता है तो वो मुस्लिम वोटर को कंफ्यूज करेगा या उनके वोट लेगा? नीरज जी, शायद आपको याद हो जिस दिन उत्तर प्रदेश के नतीजे आ रहे थे, अखिलेश यादव 111 सीट जीत चुके थे और गठबंधन 125 सीट जीत चुका था। तो मैंने कहा था आज अखिलेश ने अपना उरूज पा लिया, आज से अखिलेश अपना जवाल देखेंगे। ये मेरे लफ्ज थे, इन्हीं लफ्जों को मैंने इस्तेमाल किया था आपके लाइव में। और उसके बाद आपने और हमने बैठ के उत्तर प्रदेश में अखिलेश का जवाल देखा। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मुसलमानों के एक बड़े तबके में एक चीज और घर कर गई है और वो चीज अखिलेश यादव को डरा रही है। और अखिलेश यादव के जो नए फैसले आप देख रहे हैं, जैसे उन्होंने पीडीए बनाया, पहले पीडीए में अल्पसंख्यक था, बाद में मुसलमान भी जोड़ दिया, डर लगा। उसके बाद पिछली बार पटना में जब मुसलमान कोई लेके नहीं गए, हमने इस बात को उठाया आप यूपी तक पे, अब की जावेद अली खान को लेके चले गए। अभी आप देखिए कि रावण के उसमें उन्होंने जो वो भेज रहे हैं अपने लोग चंद्रशेखर के, उसमें 3 मुसलमान भेज रहे हैं। ये सारी चीजें अखिलेश की नजर आ रही हैं। अभी हमने निकाय चुनाव में देखा है कि मुसलमानों ने अभी एक नया ट्रेंड पैदा हुआ। नीरज जी, पता नहीं ये बात आम है कि नहीं है, सब लोगों तक है कि नहीं है, लेकिन नतीजों को अगर आप देखेंगे निकाय चुनाव को, आपको लगेगा कि ये ट्रेंड आया है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जीत जाए, 2 बार तो रह चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो लोग हमारा वोट लेते हैं वो कौन सा हमारे लिए खड़े होते हैं? ये सवाल बहुत घर कर गया है, ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों में उतर चुका है। और आजम खान से लेके समाजवादी पार्टी के विधायकों और उसके बाद तमाम जो आप देखिए कि पॉलिटिशियंस के साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, वो किसी भी वजह से हुआ हो, वो माफिया, गुंडा, कानून बुलाना, तमाम चीजें, वो अलग इशू है। लोगों ने यह कहा कि हमारे साथ खड़े नहीं हुए, कौम के साथ खड़े नहीं हुए, कौम के लिए बोले नहीं अखिलेश यादव। बहुत बड़ी बात है नीरज जी। और उसके नतीजे देखिए आप, मेरठ जैसे मेयर के चुनाव में एमआईएम सेकंड लग जाती है, संभल जैसी सीट पर एमआईएम का चेयरमैन हो जाता है, और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री 5-6 बार के विधायक, जिनके पिता भी विधायक थे, कुंवर इकबाल महमूद की बीवी ऊपर से नीचे 6ठे नंबर पे रहती हैं। ये नतीजे बता रहे हैं। तमाम सीटों पे एमआईएम जीत जाती है या एमआईएम सेकंड पे रहती है। कांग्रेस मुरादाबाद में सेकंड आ जाती है, अखिलेश यादव को मुसलमान छोड़ देता है। अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट प्रतिशत की।
बसपा के पास 13%, समाजवादी पार्टी के पास 61%। 61 में से 19% निकाल दिए, समाजवादी पार्टी के पास वोट कितना बचता है? बहुत बड़ा सवाल है। वो 19% वोट मुसलमानों का है, उसके बाद जाट का है, उसमें ओम प्रकाश राजभर का है, उसमें पल्लवी पटेल का है। अखिलेश की अपनी वोट की हैसियत कितनी, ये सवाल किया जा रहा है अब नीचे, कि हमारा वोट और हमारे लिए बोला नहीं जाएगा। पटना में आप मुसलमान की बात नहीं करेंगे, आप बेंगलोर में मुसलमान की बात नहीं करेंगे, मुस्लिम को सामने नहीं रखेंगे। मुसलमान कयादत का एक लफ्ज शुरू हुआ है कि हमारी कयादत को खत्म कर दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, हमारी समाजवादी पार्टी ने हमारी कयादत को खत्म कर रही है कांग्रेस, हमारी कयादत को बीजेपी से डरा के हमारी कयादत को मारा जा रहा है। और ये बात ओवैसी की टीम, ओवैसी और इस तरह के लोगों ने की है। मुझे लगता है कि अगर इन लोग इस मुद्दे पे मायावती, और अभी एक सवाल होने लगा, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर, आपने इसको देखा भी हो, कि ना पटना में और ना ही बेंगलुरु में ना कोई मुस्लिम पार्टी, भाई आप देखिए असम के बदरुद्दीन अजमल क्या तीसरे क्या कहते हैं विपक्ष में नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया। ओवैसी, उनको नहीं बुलाया गया। किसी शेड्यूल कास्ट, किसी एक बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी को नहीं बुलाया गया उस मंच पे। ये सवाल होने लगा है, तो ये सवाल ये इंडिया का पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसा कुमार भाई कह रहे थे, अभी तो जल्दी है, ये इसको बढ़ने दीजिए। और अगर वो हमारा गठबंधन जो बिहार में हो चुका है, एक बार मायावती ओवैसी के बीच में, मायावती का 1 विधायक जीता, ओवैसी के 6 विधायक जीते, 5 जीते, सॉरी, या 6 जीते थे, तो वो अगर हो गया तो आप ये समझिए कि सारा गणित, सारा समीकरण जितनी बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो नहीं मिलेगी। और एक बड़ा तबका युवाओं का, नौजवानों का, वो ऐसी में अपनी कयादत देखता है और वो कयादत के पीछे खड़ा होता है। नौजवान ही वोट निकालता है, नौजवान ही माहौल बनाता है। नीरज जी बिल्कुल, जिस दर्शकों को बता दूं उसका मतलब है लीडरशिप, यानी मुस्लिम लीडरशिप की बात की जा रही है अब मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम समुदाय में। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। सुनील भंडारी का कहना है कि गठबंधन तो जरूर होगा बीएसपी का, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव के बाद। ये बात हमारी चर्चा में भी आई है सुनील साहब। अमन राज सिंह कह रहे हैं कि किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बहन जी को डरा सके, अगर डराने की कोशिश भी करेगा तो दलित वोट को हमेशा के लिए खो देगा। कासिम साहब ने भी ये बात कही थी अपने एक वक्तव्य में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। रतिराम जाटव वो कह रहे हैं कि पूरे देश का दलित वर्ग बहन जी मायावती के साथ है। तो तमाम दर्शक जो हैं वो अपनी राय हमारे इस चर्चा पर रख रहे हैं। कुमार अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात अभी डॉक्टर संजय कुमार ने कही थी कि सिर्फ जाटव वोट के सहारे मायावती की नैया पार नहीं लग सकती, जिस तरह से वोट परसेंटेज वर्सेस नंबर ऑफ सीट्स के आंकड़े हमारे सामने हैं, तो क्या इसीलिए पिछले दिनों मायावती ने बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय की बात करनी शुरू की? क्या इसीलिए वो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार मुस्लिम समुदाय को लेकर अपने सरोकार जाहिर करती रहती हैं? क्या कोई चांसेस हैं कि दलित, मुस्लिम और किसी हद तक ओबीसी और अपर कास्ट का एक हिस्सा मायावती की तरफ जाए और मायावती को मजबूत बना दे? आप ये सर्वजन हिताय की पॉलिटिक्स मायावती की सर्वजन हिताय की पॉलिटिक्स को कितना मजबूत देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? नीरज, देखिए, मेरा मानना है कि जिस दिन बहुजन सर्वजन हो गया उसी दिन मायावती का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। देखिए, बहुजन जो है वो बहुजन अपने आप में ही बहुजन है। वो एक ऐसा शब्द है जो बहुत कुछ समेटता है, पूरे दलित विमर्श को वो समेटता रहा है। सिर्फ दलित नहीं, उसमें आप दलित, पिछड़े, ओबीसी, ये सब उस बहुजन के हिस्सा है। लेकिन जैसे ही आप सर्वजन कहते हैं तो फिर आप में आपकी जो सोशल थिंकिंग है उसमें, बीजेपी में, कांग्रेस में फिर बहुत फर्क नहीं रह जाता। अगर आप देखें तो सभी दल इस वक्त सर्वजन से बहुजन की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर इस वक्त वो जातीय जनगणना की बात कर रही है तो वो क्या है? बीजेपी अगर आज ओबीसी की पार्टी बनी हुई है तो वो क्या है? क्या वो सर्वजन? भी बड़ी पार्टियां जो है वो खुल्लम खुल्ला अपने खेल नहीं खेलती है, लेकिन जो बीएसपी जैसी पार्टी है इसका जो कैच पॉइंट था वो बहुजन ही था। और अब जब आपने बात कर दी कि क्या इनका वो पूरा बेस इनके साथ लौटेगा, तो आप देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो ये एक दिन में ये बेस गया नहीं है, इसलिए एक दिन में ये बेस वापस भी नहीं आ सकता है। और बेस गया कहाँ है? तो
जो दलित इनका एक मुश्त हुआ करता था, उस दलित का आधा तो इनसे बीजेपी में चला गया। सवर्णों का भी एक तबका, छोटा ही तबका पहले आता था, लेकिन वो पूरा का पूरा के साथ खड़ा हो गया। ओबीसी का वो तबका जो इनके साथ हुआ करता था, जो अब बीजेपी का अपना आधार बन गया, यानी कि अति पिछड़ी जातियों की मैं बात कर रहा हूं। यहां तक कि कुर्मी इनके वोट बैंक हुआ करते थे, राजभर इनका हुआ करता था। ऐसी ऐसी बिरादरियां जिसको कोई नहीं पूछता था। कांग्रेस के जमाने में तो कोई जानता तक नहीं था ऐसी ऐसी जातियों के नाम। वो उन सबों को जोड़ा था कांसी राम ने। लेकिन इन दलों ने भी जब बहुत समय तक इन जातियों की को कहीं ना कहीं जब वो सम्मान, वो जगह, वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो सबने अपने अपने रास्ते तलाशे। समाजवादी पार्टी में अगर ओबीसी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो यादव तबका है उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मुसलमान इनके साथ है, लेकिन मुसलमानों की अपनी स्थिति है कि वो एंटी बीजेपी वोटिंग करते हैं, वो पोलराइज हो जाते हैं। तो इनके पास वोट बैंक जैसी कोई चीज नहीं बची। और ये बार बार जो प्रयोग कर रही है, कभी दलित और ब्राह्मण, कभी दलित और मुसलमान, ये प्रयोग के तौर पर करती रहेंगी। लेकिन इनके साथ जो एक, जिसे अब आप बहुजन हम कह लें या जिसे आप सर्वजन कह लें, ये फिलहाल जुटना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबने अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रखी है। मैं जातियों की बात कर रहा हूं, मैं बिरादरियों की बात कह रहा हूं। और पूरी बिरादरी को एक साथ वापस लाना कि मेरे पुराने दिन की तरह लौट आओ, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। और मुझे लगता है कि एक जब तक या तो बीजेपी का ग्राफ केंद्र में ना गिरे, बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में ना गिरे, तब तक इन जातियों का मोह भंग नहीं होगा। जब तक जातियों का मोह भंग बीजेपी जैसी पार्टी से या मुसलमानों का मोह भंग सपा जैसी पार्टी से नहीं होता है, तब तक मायावती का मजबूत होना बहुत मुश्किल मेरे अपने जानने में है। लेकिन जो इनकी जो राजनीतिक रणनीति है, उसमें इनको थोड़ा फायदा जरूर दिखता है कि भाई एक कम्युनिटी ऐसी है मुस्लिम जो कि एंटी बीजेपी वोटिंग करती है। ऐसी स्थिति में उसे जहां लगेगा कि बसपा जीत सकती है और वो बसपा को जिता सकते हैं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां मुसलमान और दलित मिलकर के एक अच्छा खासा वोट बैंक है, वो सबसे आसान है उसे लौटना, सबसे आसान है उस प्रयोग पर लौटना। तो मायावती पिछले दिनों उस प्रयोग पर लौटी है और पॉकेट्स में मुझे लगता है कि वो अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर आप इन टोटलिटी में देख लें कि पूरे भारत में क्या जो पहले की स्थिति थी वो होगी, क्या उत्तर प्रदेश में वो पूरे के तरीके से उस स्थिति में लौट जाएंगी, तो लौट सकती है। मैं नहीं कहता कि नहीं लौट सकती, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरी पार्टियों की अपनी कमजोरी पर निर्भर करेगा। बहुत जल्द मुझे ये होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अपोजिशन पार्टियों के अलायंस इंडिया और बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए पर हमला बोलते हुए यह ऐलान किया हो कि वो 2024 के चुनाव में अकेले, माफी चाहता हूं, तो भले ही मायावती ने इंडिया यानी जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है और एनडीए जो बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन है, दोनों गठबंधनों पर हमला बोलते हुए भले ही ये ऐलान कर दिया हो कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले जाएंगी, लेकिन अपनी पिछली इस लगभग 50-55 मिनट की चर्चा में हमारे पैनलिस्ट का ये मानना है कि अभी हमें इंतजार करना होगा। मायावती ने ऐलान भले ही कर दिया है, लेकिन खासतौर पर जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं, उनके नतीजों के बाद मायावती की असल रणनीति सामने आएगी और उत्तर प्रदेश जो अपनी 80 सीटों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सबसे अहम राज्य बना हुआ है, वहां पर विपक्षी गठबंधन की तस्वीर क्या बनती है वो भी हमारे सामने तभी आ पाएगी। दोस्तों, हमने YouTube पर आपसे एक सीधा सवाल पूछा था कि बिना गठबंधन 2024 में अगर मायावती जाती हैं तो उन्हें फायदा होगा या नुकसान। 66% हमारे दर्शकों का कहना है कि मायावती को नुकसान होगा अगर वो अकेले लड़ेंगी और 34% लोगों का यह मानना है कि उन्हें फायदा होगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार, कासिम साहब, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।